मैं लाइव हो गई हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, कर दिया लोग ढूंढ रहे होंगे। हाँ जी। कर दिया मैंने। जी, बहुत बढ़िया। और हम लाइव हो गए हैं और हम शुरू करते हैं क्योंकि स्ट्रीम यार्ड पर फिक्स टाइम होता है 7, मतलब 7, क्योंकि अदरवाइज ऑडियंस चली ओके। जाती है हमारी। हाँ। नमस्कार। आज हमारे मंच पर बहुत ही श्रेष्ठ 2 अतिथि आज पधारे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अभी हमारी दूसरी अतिथि जुड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन जैसे ही वो जुड़ जाएँगी, उनका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल वो आ गई हैं और अब मैं उन्हें स्टेज पर बुला लेती हूँ। जी, बहुत-बहुत स्वागत है अर्चना जी, और अगर थोड़ा-सा और पास आ जाएँ आप तो बेहतर होगा। हाँ जी, नमस्कार आपको, बहुत-बहुत स्वागत। और मेरी हम आवाज लाइव आ हो। रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। और हम लाइव हो गए हैं क्योंकि समय हो गया है। और आप अब टेढ़े दिखाई दे रहे हैं अर्चना जी, क्योंकि ऑटो रोटेट ऑन कर लीजिए। हाँ जी, या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बस आप रहने पास देती में हूँ मैं। बैठिए ताकि, हाँ जी। हाँ, पास में बैठ जाइए ताकि आपका चेहरा दिखाई दे। हाँ। तो मैं मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, और उपस्थित हमारे 2 विशिष्ट अतिथि जो बहुत ही नामचीन हैं, जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज उनका हम स्वागत कर रहे हैं इस मंच पर। मंच का नाम है कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह। आपका हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन, वंदन, नमन। तो हमारे साथ आज मंच पर मौजूद हैं गुरुग्राम से सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सविता स्याल जी। मैं हृदय से स्वागत करती नमस्कार। हूँ। और जी, और मुझे लगता है त्रिवेणी में और हमारे मंच पर आप पहली बार पधारे हैं। मैं हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा सुप्रसिद्ध कवयित्री अर्चना पांडे जी। नमस्कार। बहुत मैं बहुत अर्चना धन्यवाद जी का आपका। बहुत 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 स्वागत करती हूँ। ये जी। पहले आ चुकी हैं त्रिवेणी में हमारे। जी, बहुत स्वागत। और दोनों ही जो हमारी आज की अतिथि हैं, वे बहुत सुंदर गाती हैं और बहुत ही सुंदर लिखती भी हैं, तो बहुत आनंद आने वाला है। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, लेकिन यह तो हमारे हाथ में नहीं होता। तो बहुत शीघ्रता से हम चलेंगे। और उस मंच के उस पार जो भी अभी जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ, और एक मुक्तक से माँ शारदे का आह्वान करके फिर हम, और अगर मेरा नेटवर्क चला जाता है या मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो यह कार्यक्रम चलता रहता है। तो होस्ट के जाने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं चली जाती हूँ तो आप दोनों को फॉर्मेट पता है कि किसके बाद क्या होना जी। है, तो आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। उतनी देर में मैं फिर जुड़ जाऊंगी। तो ठीक है। तो ये है नेटवर्क इसका नेटवर्क फायदा इशू आ स्ट्रीम रहा यार्ड है। का, कि अगर होस्ट बाहर भी है। हाँ, मुझे आपका लग रहा है। अर्चना जी बताइए, आपको मैं दिखाई भी कविता जी आपकी आवाज कट रही है। दे रही हूँ कट कट के आ रही है आवाज। बहुत अच्छे से। कट कट के आ रही है आवाज, क्लियर नहीं आ रही। हाँ, कोई नहीं, बीच-बीच में थोड़ा ठीक हो जाएगा, आई थिंक थोड़ी देर बाद सेटल हो जाएगा। तो हम बढ़ते हाँ। हैं धीरे-धीरे आगे। और जिसका भी नेट सही चल रहा हो वो सँभाल लेगा और अपनी रचना पढ़ना शुरू कर देगा, ताकि कोई गैप ना आए। बिल्कुल। अगर कोई कट भी जाता है, कोई किसी ओके। कारण से हट जाता है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें पता है हमें अपनी कौन-सी प्रस्तुति देनी है। अगर कोई नहीं आ पा रहा है, तो उसकी जगह भी आप अपनी एक और रचना पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं माँ शारदे के चरणों में एक मुक्तक रखती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ। शरण में आपकी माँ शारदे, अरदास हम लाए, नवाते शीश चरणों में कृपा
पाने यहाँ आए। रखें हम लक्ष्य समता का यही हो सार हर जीवन। भ्रमित मन हो नहीं क्षण भर यही आशीष मिल जाए। शरण में आपकी माँ शारदे अरदास है लाए। तो माँ शारदे को नमन करती हूँ और का बहुत आह्वान कर मधुर, दिया है। बहुत मधुर। बहुत धन्यवाद। और अब शीघ्रता से बढ़ती हूँ अपने पहले राउंड में, जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं। और लेकिन इसका नाम ही है बस मैं शायर तो नहीं, लेकिन आप पूरी शायरी कर सकते हैं, जितना चाहें आप शायरी कर सकते हैं, गज़ल पढ़ सकते हैं, शेर पढ़ सकते हैं, गीत पढ़ सकते हैं, कविता भी। हमारे साथ उस पार से ब्रजेश सिन्हा सर की उपस्थिति हुई है, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आज जिनको मैं मंच पर पहले पुकारने वाली हूँ, उनका नाम है अर्चना पांडेय जी। तो उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं मंच पर पुकारती हूँ और उनका एक छोटा सा बहुत ही संक्षिप्त परिचय अर्चना जी, आपको कविता जी की आवाज आ रही है? मेरे को नहीं आ रही पूरी। जब कट कट के आ रही है। सब चलिए, हाँ, मेरा भी नेटवर्क आज इशू कर रहा है। हाँ जी, अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हैं और मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने एम.कॉम किया है और गायन एवं साहित्य में रुचि रखती हैं। लेखन में वो 2018 से सक्रिय हैं और उनकी लेखन की विधाएं हैं कविता, समीक्षा, लघु कथा आदि आदि आदि। वीडियो बनाना उन्हें बहुत पसंद है, वीडियो निर्माता हैं वे और 1000 से अधिक, ये बड़ा विशेष कहना चाहिए आपका परिचय है कि 1000 से अधिक वीडियो का निर्माण किया है आपने। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज है। यूट्यूब पर आप गीत, गज़ल, कविता आदि का गायन लगातार करती हैं। आप विश्व मैत्री मंच की भी सचिव हैं, उपसचिव हैं। मुझे थोड़ा-सा कुछ गलत बोलूँ तो आप बताइएगा, लेकिन उसका पूरा कार्यभार आप सँभालती हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। और बहुत सक्रिय हैं, साहित्य के लिए निरंतर साहित्य की सेवा कर रही हैं और बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत सुंदर पढ़ती भी हैं। तो मैं आपको इस एक दोहे के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करूँगी आपकी रचना के लिए। जीवन तपती धूप है, बिटिया शीतल छाँव। जीवन तपती धूप है, बिटिया शीतल छाँव। पावन घर आंगन रहे, जहाँ रखे वह पाँव। पावन घर आंगन रहे, जहाँ रखे वह पाँव। तो इसका खास कारण है जो ये मैं दोहे लेके आई हूँ, उसको अंत में ही पता चलेगा। तो आपका हृदय से स्वागत करती हूँ और अब ये मंच आपका है, आप आएँ और छा जाएँ। स्वागत। बहुत बहुत आभार और मुझे त्रिवेणी में बुलाने का बार बार बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 माहिए सुना रही हूँ। तुम छत पर आ जाना, तुम छत पर आ जाना, कुछ मैं कहता हूँ, कुछ अपनी कह जाना। कुछ मैं कहता हूँ, कुछ अपनी कह जाना। जीवन ये मेला है, जीवन ये मेला है, जाना है एक दिन ये ऐसा रेला है।
जाना है एक दिन ये ऐसा रेला है। रुत सावन की आई, रुत सावन की आई, तू कब आएगा इतना कह हर जाई, तू कब आएगा इतना कह हर जाई। और उसके उत्तर में क्या है? कुछ दिन की है बातें, कुछ दिन की है बातें, आता हूँ प्रियवर फिर बीतेंगी रातें, आता हूँ प्रियवर फिर बीतेंगी रातें। बहुत बहुत वाह वाह, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और भगवान की कृपा रही माँ शारदा की कि बिल्कुल नेट सही आया मेरा भी, कि मैं भी सुन पाई और आप कह पाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अच्छा, गाया। बहुत बढ़िया। स्वागत, अरे हाँ, बहुत नेट अच्छा, तो अर्चना, आजकल बहुत जी। तो ये आपकी पहली रचना है या पहली रचना अभी सुनाएंगे आप? अगले राउंड में फिर कर लूं, हाँ हाँ, वो तो है है ना? बिल्कुल। एक बार हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और सविता जी को हाँ भी सुन लें, फिर सुनेंगे, फिर हाँ जी उसके बाद। बिल्कुल, जी जी। ऑल्टरनेट ही हम पढ़ते हैं। और जी मैं बिल्कुल बहुत सम्मान और प्रेम के साथ सविता दी को आमंत्रित करूंगी, लेकिन उनके संक्षिप्त परिचय को पढ़ने के बाद और मंच के उस पार ब्रजेश सिन्हा सर की उपस्थिति है, वनीता शर्मा जी जुड़ गई हैं हैदराबाद से और आप सभी का स्वागत कर रही हैं। तो मैं जल्दी से एक छोटा सा परिचय सविता जी का, हालांकि बहुत विस्तृत होते हैं इनके परिचय, लेकिन मैंने छोटा कर दिया है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शैक्षिक योग्यता है उनकी MA MEd, संप्रति है सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य। जी, प्रधानाचार्य हैं और स्वतंत्र लेखन आजकल कर रही हैं। सांझ के दीप पत्रिका की उप संपादक हैं, नव उद्घोष पत्रिका की भी उप संपादक हैं। तो दो पत्रिकाओं में अपनी सशक्त भूमिका निभा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, पत्रिका में काम करने की एक अलग ही जिम्मेदारी होती है। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं 4 एकल संग्रह, क्षितिज गुनगुनाती, इंद्रधनुषी जिंदगी, ताश का घर, प्रकृति का श्रृंगार। और आपने 4 पुस्तकें संपादित भी की हैं। आपके पुरस्कार और सम्मान की बहुत लंबी सूची आपने दी थी, लेकिन मैं उसे शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको सुनना चाहते हैं, समय आपको हम देना चाहते हैं कि हम सुन पाएँ। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि आपको प्राप्त हुई है, सम्मानित हुई हैं आप उस उपाधि से। सुरुचि कला परिवार द्वारा शिक्षक गौरव सम्मान आपको प्राप्त हुआ है और भी अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ। रेडियो मानव रचना में 5 वर्ष तक लेखकों एवं कवियों से संबंधित साहित्य सागर कार्यक्रम का आपने संचालन किया है एवं एंकरिंग की है। तो क्या बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मन संचालन एक धन्यवाद। बहुत ही जिम्मेदारी का वो काम है। बहुत तैयारी करनी पड़ती है पहले भी और उस समय भी जब आप संचालन कर रहे होते हैं। तो और 5 साल तक आपने ये भूमिका निभाई, बड़ी बात है। और एक दोहे के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। बेटी की चंचल हंसी गूंजे जिस घर द्वार, बेटी की चंचल हंसी गूंजे जिस घर द्वार, खुशहाली का पर्व नित मनता उस परिवार, खुशहाली का पर्व नित मनता उस परिवार। तो आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आप आए और अपनी बहुत रचना बहुत से धन्यवाद। प्रिय स्वागत। कविता जी को सविता जी का नमस्कार और प्रिय श्रोताओं आपको भी हार्दिक नमन। और सबसे पहले मैं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की जो संस्थापिका हैं डॉक्टर कविता सिंह जी, इनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस आयोजन का मुझे हिस्सा बनाया, बहुत अच्छा लगा।
और मैं सीधा अपनी कविता पे आती हूँ। मैंने विभिन्न विषयों पर लिखा है जीवन में, और जीवन दर्शन, रिश्ते और नारी सशक्तिकरण, नारी संघर्ष, इस पर भी मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। और क्षितिज मेरा जो है वो लंबी कहानियों का संग्रह है, जो नायिका प्रधान है अधिकतर कहानी। तो गुनगुनाती इंद्रधनुषी जिंदगी जो मेरा काव्य संग्रह है, उसमें से मैंने एक कविता चुनी है अपने श्रोताओं से साझा करने के लिए। ये कविता है औरत। औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो, जानो अपने अस्तित्व को, औरों के अनुसार चली, औरों के अनुसार चली, सबका संबल बनी, फिर क्यों अबला कहलाई, सबका संबल बनी, फिर क्यों अबला कहलाई, इसका विश्लेषण आज करो। औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो। क्षमा करें। रुको थोड़ा सोचो जरा, आखिर कौन हो तुम, रुको थोड़ा सोचो जरा, आखिर कौन हो तुम, केवल भोग्या या त्याग मूर्ति, उठो पहचानो स्वयं को, उठो पहचानो स्वयं को, खुलकर मन की बात कहो तुम, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो तुम, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो। चुपचाप नदी सम बहती हो, चुपचाप नदी सम बहती हो, सहती पर कुछ नहीं कहती हो, परिवार व समाज से कुछ अपनी अपेक्षाओं की बात करो, परिवार व समाज से कुछ अपनी अपेक्षाओं की बात करो, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो। धन्यवाद। ये थी मेरी पहली कविता। बहुत और खूबसूरत। कविता जी हाँ जी। धन्यवाद। अगर आपकी इजाजत हो तो एक कविता और मैं वो जीवन पे पढ़ना चाहती हूँ। अर्चना जी के बाद हाँ अल्टरनेट। जरूर। हाँ हाँ। ओके। तो बिल्कुल, और मैं अब पंक्तियां नहीं पढ़ती हूँ, आपको ज्यादा सुनना है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अर्चना जी फिर से आमंत्रित करती हूँ मंच पे कि आप आएं और अपनी दूसरी जो रचना है वो हम सबके समक्ष पढ़ें या गाएं, जैसा आपका दिल चाहे। बहुत बहुत स्वागत। और मैं उससे पहले जो मंच के उस पार हैं उनका स्वागत कर लेती हूँ। हमारे साथ मंच के उस पार ब्रजेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, उनको मैं हृदय से नमस्कार करती हूँ। सरोज अग्रवाल जी गोरखपुर से जुड़ी हैं, बहुत खूबसूरत रचना कह रही हैं, बहुत खूब आपकी सविता जी वो तारीफ कर रही हैं, और सरोज जी का बहुत प्रिय मित्र है हमारी, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। और एक बहुत वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दमयंती दीप जी जुड़ी हुई हैं, और मुंबई से हैं, लेकिन आजकल शायद वो नोएडा में आई हुई हैं। नोएडा में भी उनका घर है, तो उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। और साथ में विनीता शर्मा जी तो जुड़ी हुई हैं, और वे इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करती हैं। जब वो आ जाती हैं तो हमें लगता है बस माँ शारदे का आशीर्वाद हमें मिल गया है। सुषमा श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है लखनऊ से, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और चलिए अब मैं स्वागत करती हूँ अर्चना पांडे जी का। स्वागत। आवाज आ गई ना? हाँ जी हाँ जी, आवाज बिल्कुल। हाँ जी। मेरी कविता का शीर्षक है दर्द। जी। कभी साथ बैठो तो बताऊं दर्द क्या है, कभी साथ बैठो तो बताऊं दर्द क्या है, अब दूर से पूछोगे तो छुपा जाऊंगी, अब दूर से पूछोगे तो छुपा जाऊंगी। सुख मेरा कांच सा था, सुख मेरा कांच सा था, टूटने पर ना जाने कितनी बार चुभा मुझे। तुम साथ बैठते तो बताती कि दर्द क्या है। क्या गुनाह था मेरा, क्या गुनाह था मेरा, कि यही कि मुझ में छल कपट ना था। बरसों बरस बीत गए, चुभती रही किरंचे मुझे। तुम साथ बैठते तो बताती दास्तां,
जो कैद हूं, जो कैद है मुझ में, यूं वक्त बीतता गया और मैंने माना यही सुख है। स्वीकार करती रही हर कर्तव्यों को, झेलती अकेली। तुम्हें ढूंढती रही, कभी तुम साथ बैठते तो सुनाती दर्द क्या। झेल चुकी हूं जिंदगी तन्हा अकेली, तुम साथ बैठते तो बताती कि दर्द क्या। और एक दो त्रिवेणी मैंने लिखी है, त्रिवेणी प्रोग्राम है तो मैं त्रिवेणी सुनाऊंगी। त्रिवेणी पता ही है सबको कि गुलजार साहब की खोज है ये। हाँ और जी, इसमें बिल्कुल। तीसरी पंक्ति जो है वो बहुत मारक कहते हैं जिसको, वो होती है। मुझे अर्चना जी इस पुस्तक का नाम बताइएगा, उनकी, गुलजार जी की, मैं पढ़ना चाहती हूँ अगर आप जानते हो तो, कि गुलजार जी की जी कोई बुक है क्या इस पे। मैंने कहा गुलजार सर की कोई बुक है क्या त्रिवेणी पे, क्या कोई ऐसा साइट जहाँ से पढ़ने को मिले, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ उनकी त्रिवेणियाँ। अच्छा, गुलजार साहब की त्रिवेणी। हाँ जी, हाँ जी, बताइएगा बाद में। अच्छा, हाँ जी, बाद में। हाँ, हाँ मैं जी, अभी। हाँ जी जी। स्वागत स्वागत। लहरों को पकड़ती हूँ तो किनारा छूट जाता है। लहरों को पकड़ती हूँ तो किनारा छूट जाता है। किनारों पे ठहरती हूँ तो दरिया रूठ जाता है। वाह। किनारों पे ठहरती हूँ तो दरिया रूठ जाता है। रिश्तों की डोर थामना आसान नहीं। रिश्तों हम्म। की डोर थामना आसान नहीं। दूसरी है, उड़ती पतंगों सी साजिश मुझे नहीं आती। उड़ती वाह। पतंगों सी साजिश हमें नहीं आती। गले मिलकर गला ही काट देते हैं। गले वाह, मिलकर गला ही काट देते हैं। क्या बात, क्या बात। वफादार हमेशा तन्हा रहते हैं। वफादार हमेशा तन्हा रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी बहुत आपका। बहुत सुंदर। और देखिए, और चंदा और मैं जी, आपको चंदा, अभी सविता जी के बाद एक गुलजार की ढूंढ के सुनाती हूँ मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और गुलजार मैं की बहुत ढूंढ। ही, हाँ, हमारे साथ चंदा प्रहलादिका जी जुड़ गई हैं कलकत्ता से, और वो बहुत ही छंद विशेषज्ञ हैं, बहुत माहिर हैं। नाम है एक बड़ा अपने कोलकाता में ही नहीं, पूरे साहित्य जगत में। उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर दमयंती दी तो लगातार जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं पहली बार, मतलब थोड़ी अस्वस्थ रही थी बीच में, तो आप कह रही हैं पहला लाइव देख रही हूँ, तो आपका स्वागत है और आप इसी तरह से देखते रहें और स्वस्थ रहें, यही कामना है हमारी। और सविता जी को बुला रही हूँ मैं बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ कि वे आएं और अपनी दूसरी रचना हमारे सम्मुख रखें। बहुत बहुत स्वागत। जी कविता जी। आ, मित्रों, जीवन एक रहस्य है। आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आएगा ये कोई नहीं जानता। और मेरे काव्य संग्रह गुनगुनाती इंद्रधनुषी जिंदगी में मैंने 7 हम्म, कविताएं केवल जीवन पर लिखी, तो उसमें से जी। एक कविता प्रस्तुत है। हम्म। मैंने जिंदगी से पूछा, सफर तुम्हारा इतना जटिल और रहस्यमय आखिर क्यों है। मैंने जिंदगी से पूछा, सफर तुम्हारा इतना जटिल और रहस्यमय आखिर क्यों है। फूलों संग पिरो दिए इतने कांटे क्यों हैं। क्या बात। मुस्कुराहट संग आंसू बांटे क्यों हैं। दिन के बाद क्यों दे देती हो लंबी काली रात। सूरज चंदा को क्यों देता है ग्रहण आकर मात। तुम सीधी सपाट सुंदर क्यों नहीं बन जाती। हम्म। जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई और एक गहरी बात समझाई। कांटों की चुभन सहन शक्ति बढ़ाती है। कांटों की वाह। चुभन सहन शक्ति बढ़ाती है और दुख में ही तो सुख की याद आती है। हाँ हाँ, क्या बात। बिल्कुल। बुरा वक्त, बुरा वक्त दोस्त और दुश्मन का अंतर दिखलाता है। हम्म। बुरा वक्त दोस्त और दुश्मन का अंतर दिखलाता है। अंधियारा ही तो उजियारे का मोल बताता है। इसीलिए तो इसीलिए तो लंबी काली रात के बाद दिन उजला दिखलाती हूँ। ऐसे मैं तुम्हें संघर्षों के बीच
जीवन जीना सिखलाती हूँ। ऐसे मैं तुम्हें संघर्षों के बीच जीवन जीना सिखलाती हूँ। धन्यवाद वाह, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद और मैं अब जी। चाहूंगी कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और आपने जो कहा कि जीवन संघर्ष, बिल्कुल, और नारी का जीवन ही संघर्ष है, चाहे वो कितनी भी सुखी दिखाई दे रही हो, कितनी अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो कर्तव्य है ना, वो अपने आप में इतना संघर्षपूर्ण होता है। सुबह से लेकर शाम तक जो दिनचर्या होती है, उसमें जूझती है वो प्रतिदिन नई नई समस्याओं के साथ, समय के साथ, बदलते समय के साथ, बच्चों की बदलती ज़रूरतों, व्यवहार के साथ। तो बहुत कुछ है उसके लिए संघर्ष का, जिससे वो संघर्ष करती है और आगे बढ़ती है। तरीका वो ढूँढ लेती है, चाहे वो कितनी भी गरीब माँ हो, अपने बच्चे के लिए वो, मैं हमेशा कहती हूँ, वो बेस्ट करती है। जितनी उसकी बिल्कुल सुविधाएँ हैं, जितनी उसकी हिम्मत है, वो हमेशा बेस्ट करती है। कभी कोई कहते हैं ना, मैंने बेस्ट किया, मैंने कहा हर स्त्री अपने घर के लिए बेस्ट करती है, करना चाहती है, परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल बहुत सुंदर रचना। और आज बहुत ही, देखिए, इत्तेफ़ाक से मैंने बेटी की बात की और आप स्त्री की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसे हो जाता है कि सोच हम शायद एक ही जगह रहे थे आज। बिल्कुल। तो आप आए, बहुत अर्चना जी, और एक गुलजार की एक या दो सुनाए आराम से, आइए। और त्रिवेणी जी। जी जी। मालूम है याद करते हो तुम, मालूम है याद करते हो तुम, मालूम है मुझको भूले नहीं, मालूम है मुझको भूले नहीं, हर हिचकी खबर दे जाती है। करवट लेकर जब ये पल इस जगह से लुढ़केगा, करवट लेकर जब ये पल इस जगह से लुढ़केगा, दूसरा पल करवट लेकर इस जगह पे आएगा, दूसरा पल वाह, करवट लेके इस जगह पे आएगा। करवट लेते पलों में पे सदियां जिंदा रहती हैं, करवट लेते पलों पे सदियां जिंदा रहती है। गुलजार की क्या, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, बहुत सारी हाँ, है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। और ये जी बताइए कि मैं जी। अभी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि फिर कहीं भूल ना जाऊँ, तो क्या इसमें भी कुछ गिनना होता है, मापनी होती है, या सिर्फ भाव होते हैं? नहीं नहीं, इसमें बस थर्ड जो तीसरी जो लाइन होती है वो वो अलग आपकी होती है। पंच लाइन होती है। हाँ, हाँ जी, वो या वो तो एकदम दोनों अलग लाइन की कहते हैं ना ब्यूटी बढ़ा देती है, या एक हाँ, नया कुछ विचार डाल देती है। ये कुछ है अलग ही त्रिवेणी, हट के आता है थर्ड लाइन। अलग अंदाज होता है। सारा खेल बहुत, तीसरी लाइन का ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो जी वही जी। है। और मैं यहाँ कहूँगी, यहाँ सारा खेल कलम का ही होता है, जिसकी कलम सशक्त है, सही बात। वो वो लिख लेगा उस अंदाज को। जी तो जी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और अब मेरा नंबर आ गया है। पहले मैंने सोचा था मैं कोई गीत पढ़ूँ, अब आप सब कविताएँ पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कविता एक पढ़ लेती हूँ, ऐसी ही किसी स्वागत। भाव से मिलती-जुलती। ढूँढ नहीं पाई हूँ मैं, ये इसका शीर्षक है। ढूँढ नहीं पाई हूँ, छोटी-सी कविता है। उसे ढूँढ नहीं पाई हूँ मैं, जो मेरे मन का हिस्सा था। उसे ढूँढ नहीं पाई हूँ मैं, जो मेरे मन का हिस्सा था, मेरा अपना, उसे ढूँढ नहीं पाई हूँ मैं। टुकड़ा-टुकड़ा कुछ टूटा तो है, टुकड़ा-टुकड़ा कुछ टूटा तो है, टूटते आईने की तरह। मेरा वजूद था या सिर्फ़ अक्स मेरा, मेरा वजूद था या सिर्फ़ अक्स मेरा, जिसके टुकड़ों को उठा लाई हूँ मैं, ढूँढ नहीं पाई हूँ मैं। हर टुकड़ा अक्स है एक रिश्ते का, हर टुकड़ा एक अक्स है रिश्ते का, थोड़ा आधा सा कोई ज़रा पूरा सा। हर टुकड़ा अक्स है एक रिश्ते का, थोड़ा आधा सा तो कोई ज़रा पूरा सा। समेटा सब, समेटा सब, पर मेरा जो था मुझसे रिश्ता, उसे आज भी ढूँढ नहीं पाई हूँ मैं। समेटा सब, पर जो मेरा था मुझसे रिश्ता, उसे आज भी ढूँढ नहीं पाई हूँ मैं। किरचें जो छिटक गईं, किरचें जो छिटक गईं गिर के दूर कहीं, चुभती रहीं रूह तलक
नश्तर सी कहीं खालीपन की उन दरारों को अभी तक भर नहीं पाई हूँ मैं, ढूंढ नहीं पाई हूँ मैं। इन बिखरते एहसास के टुकड़ों को जोड़ लूंगी, इन बिखरते एहसास के टुकड़ों को जोड़ लूंगी हौसलों के कशीदों से। जीने की फितरत है जिंदगी की, जीने की फितरत है जिंदगी की, इसे छोड़ कहाँ पाई हूँ मैं। जो मेरे मन का हिस्सा था मेरा अपना, उसे ढूंढ नहीं पाई हूँ मैं, उसे ढूंढ नहीं पाई हूँ मैं। तो ये मेरी एक कविता, और मैं बहुत एक सुंदर। ही, जी बहुत धन्यवाद, एक ही पढ़ती हूँ क्योंकि समय हम देना चाहते हैं आपको, आपको अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं। तो जल्दी से हम अपने दूसरे राउंड में प्रवेश करेंगे, और जिसका नाम है थोड़ा फिल्मी हो जाए। यहाँ पर भी हम यही कहते हैं कि आप जितना चाहें फिल्मी हो सकते हैं, जो सुनाना चाहें सुनाइए। एक बहुत सुंदर आपका पसंदीदा गाना जिसमें आपके भाव, आपका बचपन मुझे पता है ज़रूर आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने पुराने गाने ही गाते हैं, जो हमने शायद बचपन में गाए थे। तो मैं बहुत ही प्रेम और स्नेह से इस राउंड में पहले बुला रही हूँ आदरणीय सविता श्याल जी को, कि वे आएँ और अपनी प्रस्तुति दें, और हो सके जी तो उसका धन्यवाद। जी, धन्यवाद स्वागत। कविता जी। ऐसा जी, है स्वागत। कि अर्चना जी के सामने मेरा गाना तो लगता है कि मैं अरे बहुत नहीं, अच्छी नहीं। गायिका नहीं हूँ, बट हाँ, शौक रखती हूँ। मुझे बस बहुत यहाँ पर ये पसंद है। राउंड शौक के जी लिए है दीदी। हाँ, जी हाँ, फिर ठीक है कविता जी। शौक के लिए। बहुत ज्यादा सुरों की उम्मीद ना करें। नहीं, पर लेकिन हाँ, पुराने गानों से बहुत प्यार रहा है, जी, और बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। और खासकर साहिर लुधियानवी जी और गुलजार साहब, उनके लिखे गीत और शब्द मेरे साथ दूर तक चले आते हैं अक्सर। जी, तो मैं स्वागत। एक गीत आपको साहिर जी का तो बाद में सुनाऊंगी, एक गीत जी, सुना रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पर आई। प्लीज पर आई, बहुत सुंदर जी फिल्म जी। थी। और शैलेंद्र जी ने इस गीत को लिखा है, और शंकर जयकिशन जी ने संगीतबद्ध किया है। तो जी, स्वागत। जैसा भी आता है मैं सुनाती हूँ आपको। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। बस 2 ही पैराग्राफ सुनाऊंगी। बहुत सुंदर, कितना अच्छा गाया, देखिए जरा, इतना कहाँ सुंदर इतना गाया अच्छा गाती हूँ है। मैं। नहीं, नहीं, बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर गाया आपने।
और इंजॉय ये भी किया। तो बहुत सबसे अच्छी बात होती है कि आप इंजॉय करते हुए गाते हैं ना, तो वो उसका आनंद अलग है। तो बहुत सुंदर आपने इसको गाया है और हम भी झूम रहे थे, अर्चना जी भी झूम रही थी और ऑडियंस भी हमारी जो उस पार है, हमारे सुधीजन श्रीमती पुष्पा शर्मा कुसुम दीदी की उपस्थिति हुई है। बहुत ही श्रेष्ठ गुरु और छंद विशेषज्ञ हैं और अति उत्तम अभिव्यक्ति कह रही हैं आपके गाने के लिए। और सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर दमयंती दीपा जी जुड़ी हुई हैं, लगातार ये लोग कमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है। और अब मैं चलती हूँ अर्चना जी की ओर और देखते हैं कि वे हमें कौन सा गीत सुनाने जा रही हैं। स्वागत है अर्चना जी आपका, माइक म्यूट है आपका। अर्चना जी बहुत अच्छा गाती। एक सेकंड मैं ही करती हूँ। आवाज आ रही ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्वागत। हाँ जी आ रही है? बिल्कुल। सविता जी ने साहिर लुधियानवी की बात की तो मैं भी उन्हीं का एक गीत, फिल्म है काजल और गीतकार साहिर लुधियानवी जी है और संगीत दिया है इसका रवि जी ने। और इस गाने की छोटी सी एक स्टोरी ये है कि ये गाना थोड़ा अधूरा है। अच्छा। इसमें हाँ जी, साहिर साहब को बोला गया था आप बस 2 शेर इसमें लिख दो और इसे नज्म की तरह पढ़ा जाएगा। हाँ, पढ़ना था। लेकिन रफी साहब ने इसको इतने अच्छे से थोड़ा गाया कि मेकर्स को लगा कि इसको थोड़ा गाने को लंबा करना पड़ेगा। फिर साहिर साहब की ढूंढाई हुई, वो मिले ही नहीं, तो इसको अधूरा ही छोड़ दिया गया। और रफी ने इसको ऐसा गाया, मोहम्मद रफी साहब ने, कि जैसे हीरो गाते गाते सो गया, तो वो अधूरा ही रह गया। उन्होंने लास्ट ऐसा किया कि आधा गा के सो गया हीरो, तो वो गाना पता ही नहीं चलता कि वो आधा है। तो इस तरह से ये रफी साहब का कमाल है ये। तो उनके लिए भी करते थे बिल्कुल बिल्कुल। उनका तो कोई साहिर साहब का ये जी, तो मतलब अनुपम। बिल्कुल रफी साहब। हाँ जी, स्वागत। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना कि बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं जाम है ये। कुदरत ने तो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं जाम है ये। कुदरत ने तो हमको बख्शा है, ये सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। जाम था या नहीं था, नशा हो गया हमें। लेकिन क्या गाया है आपने, और मतलब क्या बहुत ही सुंदर गाया। और
मतलब महसूस कर रहे थे हम, वो विजुलाइज वही कर रहे थे पिक्चर। बहुत जी सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर बहुत, ये निभाया गाना है भी बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, गाना। जी बहुत। और आपकी मित्र जुड़ गई हैं, वो लिख भी रही हैं, सभी सखियों को प्रणाम और प्यार। आशमा कौल जी जुड़ गई हैं, वे सुन रही हैं आपको। और वाह, बहुत सुंदर गायकी लिखा है उन्होंने। और अखिलेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो भी लिख रहे हैं वाह बहुत खूब। तो चलिए, बहुत अच्छे टाइम पे वो जुड़ गए, उनको भी फिल्मी गाने, अंताक्षरी और कैरियोके के साथ गाना पसंद है, तो वो इस राउंड को ज़रूर सुनते हैं। तो चलिए, अब मेरी बारी आई है और मैं बहुत ही कम प्रैक्टिस करके आती हूँ। मैं भी जैसे इत्तेफाक से मोहम्मद रफ़ी को ही चुन के लाई हूँ आज। देखिए, इतनी मिल रही है हम तीनों की आज चॉइस, बहुत ज़्यादा। तो ये सुनाइए, मैं जो गाना लेकर आई स्वागत है। हूँ वो है जी, आप आए बहार आई। और अच्छा संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, लिरिस्ट हैं, आप गीतकार हैं आनंद बख्शी, गायक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। तो मैं दोनों की आवाज़ में गाने वाली हूँ। जी। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता ना। यहाँ पे मैं अब ये, क्योंकि इसकी अलग धुन है तो देखिएगा, यहाँ पे अटक जाती है। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी थी क्या नजारों की, मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, मेरे बदले तो हंस लेती, मेरे बदले तो हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता, मुझे है काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मैं भी दो बंद ही लाई थी, लेकिन वो जो वाह अंतरा शुरू वाह, होता है वो लाइन मुझसे पकड़ी नहीं जा रही थी। नहीं नहीं, बहुत मैंने सुंदर, कोशिश बहुत की, मजा आया। हम सब क्योंकि शौकीन पसंद है। है पुराने गानों के, अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये राउंड इसीलिए रखा गया है कि अपने शौक पूरा करें, कुछ अच्छा गुनगुनाएँ और वो जो हेजिटेशन है वो बाहर जाए। तो बिल्कुल आशमा कौल जी भी लिख रही हैं, बहुत ही सुंदर
एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुई हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से भगवती सक्सेना गौर जी जुड़ गई हैं, वाह लिख रही हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी लगातार टिप्पणियां कर रही हैं। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण राउंड आ रहा है, जिसका शीर्षक होता है कुछ सीखें सिखाएं। तो हमने तीनों ही बातों का ध्यान रखा है। एक तो साहित्यकार का सृजन हम सुने, उनकी पहचान क्या है, उनकी कलम क्या है। फिर हम उनका अंदाज सुने कि वो कितनी मस्ती कर सकते हैं। फिल्मों के माध्यम से, गानों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अपना बचपन, अपना अपनी अपनी वो शरारतें सब कुछ याद आ जाती हैं जब हम फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं। और अंत में हम आ जाते हैं उस पड़ाव पर जहाँ लगता है कि एक सार्थक कार्यक्रम होना चाहिए, कि हम कुछ सीख कर जाएं, साथ लेकर जाएं कुछ विचार जो हमारे साहित्यकारों के हों। तो मैं बहुत ही शीघ्रता से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सविता सियाल जी को कि वे आएं और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं कि वे आज हमें क्या बताना चाहती हैं। बहुत स्वागत है आपका सविता। धन्यवाद कविता जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत रोचक कार्यक्रम, इसके लिए बधाई आपको। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में यदि आप बसंत का स्वागत करते हैं तो पतझड़ को भी स्वीकार करना सीखें, यानी सुखों के साथ दुखों का सामना करना भी सीखें। देखिए, जब हमें दुख आते हैं, या तो हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को दोष देते हैं कि इसके कारण मुझे ये दुख। तो मेरा ये मानना है कि किसी को दोष देने से आपकी समस्या का समाधान नहीं। आप जितना मर्जी दोष देते रहे, समस्या तो अपनी जगह खड़ी रहेगी। बिल्कुल। तो आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। देखिए, केवल विलाप, क्रंदन या रुदन ये आज तक किसी समस्या का हल नहीं दे पाए। उस समय आपको धैर्य, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता और आशावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जीवन में बहुत से कठिन समय भी आते हैं जिसके लिए हम कभी मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। तो जीवन एक रहस्य है, भविष्य जो है वो अनिश्चित है या किसी को नहीं मालूम। देखिए, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को यही बोला कि अर्जुन, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा कौन सा कर्म तुम्हें सुख देने वाला है और कौन सा कर्म तुम्हें दुख देने वाला है, तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो भविष्य है उसको एक रहस्य रखा हो। तो इसलिए अगर आप बुद्धिमत्ता, सहनशीलता और आशावादी दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो उस कठिन समय में से भी आप पार कर जाएंगे। पतझड़ आया है तो बसंत भी आएगा, विश्वास रखिए। पतझड़ आया है तो बसंत भी आएगा। यही विश्वास आपको जीवन पथ पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होने देगा। आपको समस्या आएंगी, लेकिन आप उतने विचलित नहीं हो, और आप स्वयं उस भगवान से शिकायत करने की बजाय कह उठेंगे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना है दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालन। धन्यवाद। ये आशावादी दृष्टिकोण सुषमा श्रीवास्तव जी लिख रही हैं। आशावादी दृष्टिकोण, सच कहा आपने, और बहुत तालियां बजा रही हैं आपके लिए। सचमुच यही है कि हमें बच्चों को सुख दुख दोनों की बचपन से ट्रेनिंग देनी चाहिए और बताना चाहिए सुख और दुख दोनों आएंगे, हमेशा हैप्पीनेस नहीं रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के सामने ना एक बहुत ही फ्लावरी जिंदगी की और जीवन की, जिसमें सब खुशियां खुशियां, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो वो सब दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बड़े होके उन्हें अचानक जब संघर्ष करना पड़ता है तो वे घबरा जाते हैं। जो आज का यूथ बहुत जल्दी घबरा जाता है, उनको ना स्वीकार नहीं है, उनको फेलियर स्वीकार नहीं है, और तो ये कहीं ना कहीं, और संघर्ष भी नहीं कर पाते हैं, वो टूट जाते हैं जल्दी। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें ये तैयारी करनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि सुख अगर आज है तो दुख भी आएगा। अगर हमारे पास नई गाड़ी है तो कभी उस गाड़ी का पंचर भी होता है, उसको भी ठीक करना आना चाहिए, जो आज की यूथ को नहीं आता। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनसे कहिए पंचर बदल दीजिए, टायर बदल दीजिए, वो नहीं जानते। वो कहेंगे पैसे दे के करा लेंगे, बट वो नहीं है सही। उनको
जब गाड़ी आप देते हैं या साइकिल आप देते हैं, उससे साइकिल के बारे में सब कुछ सिखाइए कि कैसे अगर खराब हो जाए तो तुम्हें कैसे ठीक करनी है। तब होता है कि संघर्ष से लड़ना कि मुझे करना है। किसी और के माध्यम से तो वो कहीं ना कहीं फिर जब अकेले पड़ते हैं, जो उनके जीवन की असली परेशानी होती है, वहां पर फिर वो अटक जाती है, क्योंकि उसे कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर आपने बात कही, आशावादी दृष्टिकोण, और मैं भी मानती हूँ। और ये राउंड इसीलिए पसंद है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन रिवीजन जरूरी है, जो आपने करा दिया। और एकदम से मेरे को भी लगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को कमजोर बना रहे हैं, उनको ये सुख और दुख दोनों की जानकारी नहीं देते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ अर्चना पांडे जी को कि वे आएं और अपने विचारों से हमें रूबरू कराएं। स्वागत। आप अच्छा, एक सेकंड म्यूट हैं आप, मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ मैंने बोलिए। वो बंद हो जाता है। मैं खोल रही हूँ। हाँ हाँ जी, रुकिए। हाँ, आप ना करें, मैं ऑन करती हूँ, शायद कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। नहीं हो रहा, अब आप करिए एक बार। हो हाँ, गया हो ना? गया। हाँ ठीक है। बहुत बहुत आभार कविता जी। और क्योंकि साहित्य से जुड़ी हूँ तो आज अपने मन की बात इसी विषय पे रखना चाहूंगी मैं। जी। जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और पर छोटे छोटे कंटेंट के कारण लोग डाल देते हैं। इसके कारण जो अच्छी रचनाएं, मतलब लंबी और गहरी रचनाएं जो है, वो कहीं खोती जा रही है। उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है लंबी और गहरी रचनाओं में। अब क्या है, 40-50 सेकंड की रील बना दिया, छोटी छोटी पोस्ट लोगों को आकर्षित कर रही है, छोटी छोटी पोस्ट। तो इसमें अभी क्या है, लेखक भी अब सोचता है कि जल्दी जल्दी लिखो और वायरल हो जाओ, जल्दी लिखो और वायरल हो जाओ। और इस चक्कर में क्या है, वो अपने जो लेखन में क्राफ्ट नहीं करता, उसे बस पोस्ट करने की हड़बड़ी ज्यादा होती है कि पोस्ट कर दो जल्दी। और ये, और इसीलिए शुद्ध भाषा भी अब बहुत कम देखने को मिलती है। शुद्ध भाषा का प्रयोग भी लोग अब कम करने लगे हैं। व्याकरण, मुहावरे और अलंकार आदि, मतलब अब कहाँ रचनाओं में उतनी देखने को नहीं मिलती है। और पहले क्या था, प्रकाशन मुश्किल होता था तो लोग अपने लेखन पर ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि अच्छा अगर लिखेंगे तभी वो प्रकाशित होगा, नहीं तो वैसे नहीं होगा। लेकिन आज अब इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, फेसबुक है, ब्लॉग है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जाने क्या क्या। तो उससे क्या है कि वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको 24 घंटे के अंदर फीडबैक भी मिल जाता है। और तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश होती नहीं। जब हमें अच्छा अच्छा फीडबैक मिल जाता है तो सुधार की भी कोई हमें गुंजाइश होती नहीं। और इससे क्या होता है कि हम मतलब हमें लगता है कि हम लेखक बन गए, वहां पे हमें अच्छा फीडबैक मिल गया, लोगों की लाइक्स मिल गए, तो हमने सोचा कि हम अच्छा लेखक बन गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ वायरल हो रहा है हम उसी को साहित्य मान ले रहे हैं। जो कुछ भी वायरल हो रहा है हम सोचे कि वही साहित्य है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत सोचने वाला विषय है। अगर ऐसा है तो मैं सोचती हूँ कि ये, तो आज मेरे मन में यही था कि अगर वायरल को ही साहित्य मान ले रहे हैं आज के लोग, आज का युवा या आज की पीढ़ी, तो ये एक बहुत ही हम लेखकों के लिए, जो अच्छा लिखना चाहते हैं, जो वैसे, उनके लिए एक सोचनीय विषय है। क्योंकि जो अच्छा लिख रहे हैं वो तो घर पे बैठे हैं, वो अपना लिख रहे हैं। लेकिन जो ये जल्दी जल्दी वायरल हो रहे हैं लोग, उन्हें लोग सोचते हैं कि ये शायद अच्छा ज्यादा लिखते हैं। तो ये एक आज वही मेरे मन की साहित्यकार है, बात। वही साहित्यकार है, क्योंकि वही उनके सामने आ रहे हैं। जी किताबें तो जी, तो लोग पढ़ नहीं रहे पाठक ना। तो यही समझ रहा है ना कि यही अच्छे साहित्यकार है। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि साहित्य को नीचे ले जाने का काम कर रहा।
यही हो है। रहा है, वो तो हो रहा है। बिल्कुल, मैं भी इससे बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है जो रील बना रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखें कि चाहे छोटा अपने ही अच्छे सृजन का छोटा भाग लें, उसको छोटा, प्रस्तुत बिल्कुल करें। हाँ, कंटेंट अच्छा होना लेकिन चाहिए। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। और ये नहीं कि आजकल जो जैसे हो रहा है, आप मंच पे भी देखेंगे ना, जोक्स को हर कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है साहित्यकार। बिल्कुल जब तक बिल्कुल बिल्कुल। उसकी पंच ना हो उसमें और जिसपे हंसी ना आए पब्लिक जो बैठी है सामने, तब तक वो प्रसिद्ध नहीं होता और ना ही उसके लिए तालियां बजती हैं। तो कहीं ना जी कहीं ये जी परंपरा बहुत गलत शुरू हुई है और हमें बिल्कुल इस पर ध्यान देना होगा। तो बिल्कुल और काम। ज्यादातर जो हास्य कविताएं हैं आज जो पहले तो लिखी नहीं जा रही हैं, जो लिखी जा रही हैं वो जोक्स पे लिखी हैं, वो कहीं से चुटकुले उठाए हाँ, और अब उनको, हास्य वैसा काका हाथ रची और हुल्लड़ मुरादाबादी वाला हास्य वो खत्म हो नहीं गया। रहा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ वो नहीं जोक्स हैं, रहा। वो चुटकुले कहीं, और वो भी बहुत घिसे पिटे चुटकुले वही सुना देते हैं उसी में कविता के बिल्कुल रूप में। तो इन सब से बचना होगा, कहीं ना कहीं मौलिकता हमें अपनी पहचान में लाना पड़ेगा। जी जी बहुत सुंदर विचार आपके, और मुझे लगता है कि जो भी सुनेंगे वो इस बात से सहमत भी होंगे। आशमा जी लिख रही हैं, बिल्कुल आपने सही कहा अर्चना जी। और पूनम सिन्हा जी जुड़ गई हैं बेंगलुरु से, बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार हैं, बहुत ही अच्छी और सकारात्मक सोच वे कह रही हैं। तो बिल्कुल, तो सभी जो भी साहित्यकार है जो अच्छी रचनाएं लिख रहा है वो इस बात को मानेगा ही। और ये इतनी अच्छी कहानी लिखती हैं कि इनकी कहानी जब मैंने अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत की तो मैं खुद रो पड़ी थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उसे पढ़ते पढ़ते। तो बहुत ही अच्छा लिखती हैं। तो ये होता है साहित्य कि मतलब सुनने वाला भी रोने लगे, पढ़ने वाला भी रोने लगे, अगर वो दुख भरी है, और अगर खुशी की है तो वो हंसने लगे। बहुत सुंदर। और मैं जो कह रही जब थी ना कि पाठक मैंने, अपने को कनेक्ट करता है, पाठक और हाँ, लेखक दोनों जब कनेक्ट होते हैं तभी एक अच्छी रचना बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं अपने विचार पर, आज के विचार पर आती हूँ कि मैंने कहा था ना, मैं दो आपको दोहे सुनाए बेटियों के, वो बहुत पॉजिटिव थे। अब मैं दो दोहे सुनाऊंगी जो हेडलाइन बन रही हैं अखबारों की। रोज खबर अखबार की करती है चित्कार, रोज खबर अखबार की करती है चित्कार, फेरों की शुभ अग्नि में जली आज फिर नार, फेरों की शुभ अग्नि में जली आज फिर नार, नारी शोषण हो रहा चुप क्यों है सरकार, नारी शोषण हो रहा चुप क्यों है सरकार, अर्थी पर क्यों सो रही दुल्हन बारंबार, अर्थी पर क्यों सो रही दुल्हन बारंबार। तो पिछले दिनों से 3 ऐसे हादसे हुए हैं अलग अलग शहर में, जहाँ पर विद इन 6 मंथ शादी के दुल्हन, या तो उसको और बताया क्या जाता है कि उसने सुसाइड किया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है। सरकार को इन मामलों में फिर से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे पहले हमने सती प्रथा को हटाया, अभियान चलाया, तो मुझे लगता है फिर से अब वो दशा आ गई है कि हम दहेज के खिलाफ फिर से लड़ें और फिर से अपने आप को साबित करें। और यहाँ पर मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगी कि यहाँ पे मुझे पेरेंट्स की गलती भी बहुत 50% दिखाई दे रही है। अगर ससुराल वाले खराब हैं तो पेरेंट्स ने भी उसका साथ तो नहीं दिया। वो लिख रही है, वो मैसेज लिख रही है, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं इसको और नहीं झेल पाऊंगी, उसके बाद भी पेरेंट्स वहाँ समझौते की बात करते हैं। ये बहुत गलत है। आप उसे घर तो ले आइए, फिर समझौता होता रहेगा फोन पे, मिल के कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, पुलिस के माध्यम से, बड़े सोसाइटी के लोगों के माध्यम से हम कर सकते हैं ये काम। वहाँ उसे छोड़िए तो मत उस सिचुएशन में कि उसको वो हर्ट कर सके या वो खुद को हर्ट कर सके। तो यहाँ मैंने देखा, मुझे पेरेंट्स की गलती भी 50% लग रही है कि उन्होंने उन दरिंदों के बीच में उसे छोड़ क्यों दिया, जबकि उसने मैसेज लिखे हैं कि मैं नहीं रह सकती वहाँ पे, कुछ हो जाएगा मुझे। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम बहुत मजबूरी दिखाते हैं, जबकि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और पेरेंट्स भी सभ्य हैं, और मतलब उनके पास इतना भी कम वो नहीं है धन, इतना दहेज दिया है। ये अलग बात है कि अब और नहीं दे सकते, लेकिन खिला तो सकते हैं ना आप अपनी बेटी को रोटियां घर लाकर, और उसको नौकरी तो लगवा सकते हैं, एक छत दे सकते हैं। मुझे लगता है नारी जो स्ट्रगल करती है ना पूरी जिंदगी, एक घर, एक छत के लिए करती है। आपने पढ़ा दिया, नौकरी कर लेगी वो,
लेकिन छत नहीं मिल पाती क्योंकि इतनी महंगी होती है कि वो अपनी सैलरी में शायद ही कभी अपना घर बना पाए। तो आप इतना दहेज देते हैं, मैं तो कहती हूँ उसके नाम पे एक कहीं एक छत बना दीजिए, क्योंकि बाद में भाइयों के साथ भी नहीं रह सकती वो परिवार। तो उसे एक घर दे दीजिए बजाय कार देने के, एक घर दीजिए, चाहे वो एक कमरे का फ्लैट हो। जिस दिन वो मिल जाएगा उसके हाथ में आएगा, आप मानिएगा वो इस सिचुएशन में नहीं रहेगी, वो माँ बाप के घर नहीं जाएगी, सीधे उस घर में जाएगी, अपने घर में। तो उसे ये दीजिए बजाय कि लोगों को दहेज देने के, अपनी बेटी को दीजिए एक छोटा सा घर। तो इसके साथ हम आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। बहुत बुरे हालात हैं, जितनी ज़्यादा महंगी शादियां हो रही हैं उतनी बड़ी डाउरी मांगी जा रही है और उतना ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है लड़कियों के साथ। और मैं ये नहीं कहती खाली लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी हो रहा है, तो वो वाइस वर्सा। तो यहाँ पर बहुत कानून को बहुत सख्ती से पेश आना होगा और निपटना होगा कि कोई गलत फायदा ना उठा पाए, ना लड़की ना लड़का। तो बिल्कुल, और पाँव पे तो हमने खड़ा कर दिया है आशमा जी, लगभग सभी लड़कियां आजकल पढ़ी लिखी हैं, जो दोनों हैं, त्रिशा भी और दीपिका भी, दोनों पढ़ी लिखी अच्छी सुंदर लड़कियां हैं और कॉन्फिडेंट लड़कियां हैं, उनके वीडियोस देखे हमने। लेकिन शायद एक घर की कमी होती है। पेरेंट्स हमेशा ये कह देते हैं कि अपने घर जाओ। अरे एक कमरे का उसको बचपन से कह दो ये तेरा घर है, जब चाहे इसमें रहना। तो वही है, और इसी बात के साथ हम आगे आज की इस त्रिवेणी को विराम देंगे। और बहुत 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 हृदय से धन्यवाद देती हूँ मैं आदरणीय सविता सियाल जी का, और हमारे साथ हैं आदरणीय अर्चना पांडे जी, दोनों का ही मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आभार कि अपना समय कीमती इतना दिया और इतनी अच्छी रचनाएं भी सुनाई, और साथ में जो अंतिम में आपने जो सकारात्मक सोच दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी न किसी कार्यक्रम में, और जो मंच के उस पार जुड़े हैं उनका हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन वंदन, क्योंकि आप नहीं हो तो कार्यक्रम में बिल्कुल आनंद नहीं आता है। आशमा जी लिख रही हैं, सही कहा आपने। तो इसी भाव के साथ कि हम अपनी लड़कियों के लिए अभी से एक घर का इंतजाम करें पढ़ाई के साथ साथ। तो बहुत खूब, बहुत रोचक कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी, और बहुत उम्दा स्तरीय प्रोग्राम जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी, आप कुछ बहुत कहना बहुत चाहें तो कह सकते हैं, फिर हम विदा लेंगे। नहीं, बहुत सबको अच्छा धन्यवाद प्रोग्राम रहा जी। जी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जय जय, शुभ नमस्कार, रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आपको ऑफ करना पड़ेगा वहां से। जी, कैसे ऑफ करना है, किधर से? मैं कर देती हूँ। आप